Okay, students, this is lecture number 10 of Unit 5th, and today's topic is WAM. The full form of WAM is Vogel's Approximation Method. ठीक है, और उन्होंने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन स्टार्ट भी किया था इसको, और ये क्वेश्चन उन्होंने WAM से किया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था एज ए होम असाइनमेंट। जिन लोगों ने कर लिया वो ठीक हो, जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग देख लें इसको। वैम में हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम लोगों ने जो मेथड पढ़े थे वो थे हमारे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा और लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो हमने 4 मेथड पढ़े हुए हैं। तो ये 5वां मेथड हमारा जो है वो है वैम, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज पेनल्टी निकालते हैं। पेनल्टी क्या होती है, आपकी रो या कॉलम में सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस, उसको बोलते हैं हम लोग पेनल्टी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रो वाइज। जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या दिख रहा है मुझे, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है मेरा यहाँ पर 19, और 19 से बड़ी, सॉरी, सबसे जो स्मॉलेस्ट मुझे दिख रही है 10। 10 से जो बड़ी वैल्यू है वो है मेरे पास 19। तो जो मैं डिफरेंस लूंगा वो मैं क्या लूंगा, मैं डिफरेंस लूंगा, एक मिनट, हाँ, तो ये डिफरेंस हो जाएगा मेरा 19 और 10 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 9। ऐसे ही जो मेरी सेकंड रो है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो दिख रही है मुझे वो दिख रही है मुझे 30। ये रहा 30। ठीक है, अब इस 30 और उससे जो बड़ी नेक्स्ट वैल्यू है वो है मेरे पास 40। तो डिफरेंस दोनों का क्या आ जाएगा, 40 माइनस 30, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास डिफरेंस 10। ठीक है भाई। ऐसे ही मैं अब देखूंगा थर्ड रो में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है वो दिख रही है मुझे 8, और उससे जो बड़ी वैल्यू है वो है 20। तो 20 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा डिफरेंस 12। ठीक, ये मैंने निकाली सारी पेनल्टीज रो वाइज। अब मुझे यही सेम काम करना है कॉलम वाइज। तो देखो जो फर्स्ट कॉलम हमारे पास है D1, अब इस D1 कॉलम में देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो दिख रही है मुझे वो दिख रही है 19। अब 19 और जो उससे नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, बताओ भाई, वो दिख सर रही है 40। 40। सर। यानी कि अब मुझे डिफरेंस लेना है 40 माइनस 19, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 21। ठीक है। ऐसे ही मुझे अब जो मेरे पास नेक्स्ट कॉलम है उसमें देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 8 इन द D2 कॉलम। अब 8 से जो बड़ी वैल्यू है वो है मेरे पास 30। तो 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 22। ठीक, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट कॉलम है वो है मेरे पास D3। D3 में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 40, और उससे जो बड़ी वैल्यू है वो है 50। तो मैं क्या लूंगा डिफरेंस, 50 माइनस 40, ये हो जाएगा 10। ऐसे ही जो मेरा फोर्थ कॉलम है D4, अब D4 में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 10, और उससे जो बड़ी वैल्यू है वो है 20। ठीक है, तो ये मैंने निकाल ली है रो वाइज और कॉलम वाइज। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी दिमाग में क्वेश्चन ये वाला आया कि नहीं आया, कि अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी है और सर दो डिफरेंस तो 10 ही होगा ना। 10 हो है। जाएगा यहाँ। सर डिफरेंस तो 10 होगा ना लास्ट वाले का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल होगा 10। इसका मतलब ध्यान दे रहे हो आप लोग, गुड। डिफरेंस 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग पेनल्टी निकाल रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो सेम हो जाए, टाई हो जाए, तो क्या करेंगे उस केस में, बताओ भाई, ये क्वेश्चन दिमाग में आया। सर जो पहला आ रहा है उसे ले लेंगे। नहीं, ये चीज ध्यान रखो, जब भी कभी भी हमारे पास हम लोग पेनल्टी निकालते हैं और हमारे पास दो वैल्यू दोनों सेम हो जाए, यानी कि टाई हो जाए स्मॉलेस्ट वैल्यू में, यानी कि मान लो यहाँ पे जैसे आप देख लो जो मेरा सेकंड कॉलम था या फर्स्ट कॉलम, मान लो मेरा 19 यहाँ पे है, ठीक है, और 19 मेरा यहाँ पर भी हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस लूंगा 19 माइनस 19, और मेरी पेनल्टी हो जाएगी उस केस में 0। ठीक है, ये पॉइंट के लिख लो आप लोग। सर जीरो राइट, बना देंगे उसको। हाँ, अगर कहीं पे हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, यानी जैसे मान लो, अगर जैसे मान लो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, हमारा जो सेकंड कॉलम है वहां पे क्या दिया हुआ है, वहां पे दिया हुआ है हमारे पास 30 और 30। तो अगर यहाँ पे मान लो कि कुछ बड़ी वैल्यू होती है 50 होता, तो मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, 30 होती, और 30 यहाँ भी 30 है, दोनों सेम हो जाती है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसमें टाई हो गया। तो उस केस में क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, 30 माइनस 30, 0 उस केस में। ठीक है, चीज आपको ध्यान अच्छा रखनी सर। है। चलिए,
तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला स्टेप था वो हो चुका है, हम लोगों ने पेनल्टी निकाल ली है रो वाइज और कॉलम वाइज। अब मुझे क्या चेक करना है? अब मुझे चेक करना है कि जो इन पेनल्टीज जो मैंने कैलकुलेट करी है अभी, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो आपको दिख रही है सबसे बड़ी वैल्यू जो दिख रही है मुझे, वो दिख रही है 22। ठीक है, तो ये होगी मेरी सबसे बड़ी पेनल्टी, यानी कि अब मुझे इसी पेनल्टी करस्पॉन्डिंग इस कॉलम में जाना है। अब जो D2 कॉलम है, मुझे यहाँ चेक करना है कि विच इज द स्मॉलेस्ट कॉस्ट। तो आपके सामने साफ दिख रहा है कि तो आपके पास तीन कॉस्ट हैं, 30, 30 और 8। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो क्या है आपकी 8 है, यानी आप अब इस 8 पे एलोकेशन देंगे। ठीक है भाई, तो बस 8 को चूज करने तक ही इस पेनल्टी का रोल था। अब इस पेनल्टी का कोई रोल क्वेश्चन में नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी डिमांड सप्लाई है हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखेंगे। राइट, तो देखो भाई, जो हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 8 पे डिमांड कितनी आ रही है, 8 की आ रही है, और सप्लाई कितनी आ रही है, 18 की। यानी कि हम लोग इजिली यहाँ पर 8 एलोकेट कर सकते हैं। 8 देंगे और यहाँ पे कर देंगे हम लोग 0। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 8 दिया, यहाँ कितना रह जाएगा, 18 माइनस 8, यहाँ बचेगा 10। ठीक है, और जैसे ही मेरा ये 0 हो जाता है, मैं इस पे तुरंत एक लाइन खींच दूंगा इस तरह से आगे तक, ताकि मैं इसको दोबारा कैलकुलेशन में यूज ना करूं। और जहां मैं पेनल्टी निकालता हूं वहां मैं इसको छोटा सा एक डैश लगा दूंगा, ताकि मुझे पेनल्टी भी कैलकुलेट नहीं करनी है। तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 फिर से मैं वही चीज रिपीट करूंगा, मैं फिर से करूंगा कैलकुलेट पेनल्टी रो वाइज एल वाइज कॉलम वाइज। करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट रो है उसमें अब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है, मेरे पास अभी भी 10 है, और उससे जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो है मेरे पास 19। तो डिफरेंस क्या जाएगा, 90 माइनस 10, ये मेरे पास अभी भी 9 ही रहेगा। ठीक है भाई, उसके बाद जो मेरी सेकंड रो है S2। अब S2 में देखो, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले मेरे पास 30 थी, वो अब 30 ना होकर क्या बचेगी, अब मेरे पास वैल्यू रहेगी 40, क्योंकि 30 के ऊपर लाइन आ चुकी है। यानी कि 40, और जो उससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू वो क्या है, 60। तो 60 माइनस 40, ये हो जाएगा मेरे पास डिफरेंस 20। 20 सर। 20, वेरी गुड। ऐसे ही जो मेरा थर्ड रो है S3, यहाँ पे देखो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले मेरे पास 8 थी, अब चूंकि इस पर लाइन आ गई है, मुझे यूज नहीं करना है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा अब इससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू। तो 8 से जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 20। और 20 से जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 40। तो यानी कि 40 माइनस 20, ये हो जाएगा 20 डिफरेंस। राइट, तो ये मेरी होगी पेनल्टीज रो वाइज। अब मुझे निकालनी है कॉलम वाइज। तो फिर से आ जाओ फर्स्ट कॉलम पे D1 पे। अब D1 में भी जो मेरी सबसे छोटी वैल्यू है वो मुझे 19 अभी भी दिख रही है, और 19 से जो बड़ी वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू है वो है 40। तो 40 माइनस 19, ये 21 मेरी अभी भी वही सेम पेनल्टी आ गई। अब चूंकि यहाँ पे डैश लगा हुआ है तो मुझे यहाँ कोई पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करनी है। अब मैं बात करूंगा कॉलम थर्ड की, D3 की। तो D3 में देखो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है मुझे 40, और उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 50। तो 50 माइनस 40, ये रहेगा 10। सिमिलरली जो मेरा नेक्स्ट कॉलम है D4, इसमें भी मेरी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है वो मुझे 10 दिख रही है, और उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 20। तो 20 माइनस 10, ये हो जाएगा मेरा डिफरेंस भी 10। ठीक है भाई, तो अब मैंने रो वाइज और कॉलम वाइज पेनल्टी कैलकुलेट कर ली है। अब मुझे चेक करना है विच इज द लार्जेस्ट पेनल्टी। तो मुझे दिख रही है साफ साफ जो मेरी 21 है, दिस इज द लार्जेस्ट पेनल्टी अमंग ऑल दीज पेनल्टीज। राइट, तो अब मैं 21 के अंडर में जाऊंगा किस करस्पॉन्डिंग कॉलम D1 में। अब मुझे D1 में चेक करना है विच इज द स्मॉलेस्ट कॉस्ट। तो 19, 70 और 40, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है मेरे पास 19। यानी कि अब जो मुझे एलोकेशन देना है वो मुझे 19 पर देना है। राइट, तो देखो यहाँ पे डिमांड कितनी आ रही है, 5 की, और सप्लाई कितनी आ रही है, 7 की। तो आराम से मैं 5 पूरा फुलफिल कर दूंगा यहाँ पर। ये मैंने 5 दिया यहाँ पर, और ये 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, यहां हो जाएगा ये 7 माइनस 5 2। राइट, जैसे मेरा यहाँ पे 0 हो जाता है, मैं आपको बता रखा है तुरंत मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है इसके ऊपर इस तरह से, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे अब इसको आगे क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। और यहाँ पर मैं एक डैश खींच दूंगा ताकि मुझे इसकी पेनल्टी भी कैलकुलेट नहीं करनी है। तो मैं यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 पे, जो कि हमारा है P3। अब सर लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। लास्ट वाला क्या है बेटा? सर ये पेनल्टी, लार्जेस्ट पेनल्टी निकालने के बाद। हाँ, जो लार्जेस्ट पेनल्टी मैंने निकाली है 21। देखो 21, 10, 10, 9, 20 और 20। तो सबसे बड़ी जो पेनल्टी है वो मुझे 21 दिख रही है। अब इस 21 के करस्पॉन्डिंगली मैं कॉलम में जाऊंगा और चेक करूंगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सी है। तो देखो स्मॉलेस्ट कॉस्ट मेरे पास 19 है, 70 है और 40 है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 19 है। तो इसीलिए मैं बस 19 को अब एलोकेशन दूंगा।
अब जब मैं 90 को एलोकेशन दूंगा वो दूंगा मैं अपनी डिमांड और सप्लाई के बेस पे। तो देखो इस 90 के करस्पॉन्डिंगली जो D1 पे डिमांड आ रही है वो 5 की डिमांड आ रही है, और जो पे सप्लाई आ रही है 90 पे कितनी आ रही है, सप्लाई 7 की आ रही है, यानी कि मैं इसको इजिली 5 एलोकेट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 एलोकेट किया। तो जब मैंने 5 पूरा एलोकेट कर दिया, यहाँ कितना बचेगा, 5 माइनस 5 0, और यहाँ कितनी सप्लाई थी 7 की, तो 7 में से 5 गए, कितना बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है, बस ये किया है अभी। सर इसमें ऐसा है कि सर जो मतलब रो वाइज हो चाहे कॉलम वाइज हो, जो वैल्यू बड़ी होगी वो लेंगे। हाँ, इसमें कोई रूल नहीं कि कॉलम से जाना है, आपको चेक करना है रो वाइज और कॉलम वाइज, सबसे बड़ी पेनल्टी जहां मिलती है आपको वहीं जाना होता है। ओके सर ये सर ये ठीक है, डिमांड और सप्लाई में कैसे करा सर? सप्लाई में 2 और डिमांड में 0 सर, ये 5 कैसे लिया सर हमने? किस बेसिस पे लिया सर? अभी सामने किया मैंने आपके। सर एक बार फिर से बता दो सर, ये वाला पॉइंट। चलो तो सर फिर से, जीरो करना होता है, इसके लिए हमने यहाँ पे फाइन माइनस करा सर इसमें। चलो मैं दोबारा बता दूं, कोई या दिक्कत नहीं, कोई एक बार दिक्कत नहीं, बता दो दोबारा सर। बताता हूं। देखो यहां तक क्लियर है, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था ये वैल्यू, यहाँ पे 21 आ रही थी, यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी पेनल्टी आ रही थी, ये तो क्लियर है यहाँ तक, पेनल्टी कैसे निकाली। यस सर। हाँ सर वो ठीक है, तो आपने पेनल्टी निकाल ली, सबसे बड़ी पेनल्टी जो दिखी आपको वो दिखी 21, वो आपको दिख रही है, विजिबल है यहाँ पे, तो 21 आपको दिख चुकी है पेनल्टी सबसे बड़ी, तो यानी कि अब जो भी आप एलोकेशन देंगे वो इसी पेनल्टी के करस्पॉन्डिंग कॉलम में देंगे, यानी कि जो मेरा कॉलम ये वाला है, मुझे अब इस कॉलम में पेनल्टी के हिसाब से एलोकेशन देना है, क्योंकि सबसे बड़ी पेनल्टी भी 21 वो इस यहीं पे आ रही है, तो बस अब इस जो पेनल्टी का रोल है वो यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मुझे इस कॉलम में चेक करना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है, तो मेरे पास 3 कॉस्ट दिख रही है मुझे, 19, 70 और 40। अब मुझे इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो चूज करनी है, बताइए कौन सी छोटी वैल्यू है। 90। 19। 19। ठीक है, तो मैंने चूज कर लिया कि मुझे अब 19 पे एलोकेशन देना है। अब जो एलोकेशन दूंगा मैं वो कैसे दूंगा, जो मेरी डिमांड और सप्लाई आ रही है, आपको याद होगा ये मैंने बताया था कि एक हमारा सोर्स होता है, वो होता है जहां से हमें सप्लाई देनी होती है, ठीक है, और ये हमारा होता है डेस्टिनेशन जहां मुझे सप्लाई प्रोवाइड करानी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सप्लाई को लिखा है S1 से, और जो मेरी डेस्टिनेशन जहां मुझे सप्लाई करना है उसको मैंने किया रिप्रेजेंट D1 से। तो इस कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग देखो जो हमारा S1 है वो सप्लाई कितनी कर रहा है, 7 यूनिट से सप्लाई कर रहा है, यानी कि 7 लीटर मिल्क वो सप्लाई कर सकता है। बट वहीं पर जो मेरा वेयर हाउस है जहां मुझे सप्लाई देनी है इसको D1 पे, वहां पे इसकी जो डिमांड आ रही है वो सिर्फ 5 की आ रही है, यानी कि 5 से ऊपर वो नहीं रह सकता, यानी उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर की, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, अब जो यहाँ पे 19 है ये कॉस्ट है, ये 19 रुपीज कॉस्ट है 1 लीटर की, यानी अगर मैं इसको 1 लीटर यहाँ पे एलोकेट करूं तो S1 से D1 जाने में 90 इंटू 1, यानी मुझे 90 रुपीज पे करना है। बात समझ आ रही है। अब चूंकि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसकी D1 की, वो है मेरे पास 5 लीटर्स, और जो मेरा S1 है उसकी कैपेसिटी है 7 लीटर मैक्सिमम सप्लाई करने की। तो मुझे डिमांड सप्लाई चेक करते रहना होता है कि डिमांड कितनी आ रही है और सप्लाई कितनी है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो डिमांड आ रही है वो 5 की आ रही है, सप्लाई 7 की, यानी कि मुझे 5 रिक्वायर्ड है और 7 मुझे सप्लाई मिल रही है, तो मैं इजिली यहाँ पर 5 लीटर मिल्क को प्रोवाइड करा दूंगा S1 से D1 पर। और जो मेरी कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 19 इंटू 5, यानी कि कितना होगा बताओ ये, 90 इंटू 5 95 जाएगा, 95 रुपीज कॉस्ट आएगी फ्रॉम S1 टू D1 सप्लाई करने में, कितना, 5 लीटर मिल्क। बताओ भी आपको समझ आया, क्लियर हुआ। हाँ सर अगर हम 7 ले लेते तो गलत हो जाता हमारा सर, सप्लाई मतलब जीरो हो जाती बेटा तो। 7 तो आप 7 कैसे ले लोगे आप, जब यहाँ पे सर सप्लाई 7 की है, बट लेकिन जो डिमांड है वो तो 5 की है ना, 7 कैसे लोगे आप, जो चीज कम होगी वही तो लोगे। ओके यहाँ पे सर 7 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आप 7 कैसे ले पाओगे आप, मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं एलोकेशन वो 5 ही तो कर पाओगे, क्योंकि 5 है यहाँ पर। अगर यहाँ पे 7 होता तो फिर आप 7 कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन चूंकि यहाँ पे 5 है तो इसलिए मुझे यहाँ पे 5 ही लेना पड़ेगा, भले यहाँ पे कितना भी हो। डिमांड हमारी 7 से ज्यादा होती सर। हाँ, अगर यहाँ पे मान लो 8 होता, फर्ज करो यहाँ पे 8 है यहाँ पर, तो मैं क्या करता, अगर यहाँ पे 8 होता तो मैं तुरंत यहाँ पे सप्लाई 7 थी तो मैं पूरा पूरा 7 देता यहाँ पे। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, देखो
यहाँ मेरी डिमांड 8 की थी, दो इस वाले नीचे वाले में जो मैंने इससे पहले स्टेप वाले किया था, यहाँ पे डिमांड मेरी 8 की आ रही थी, सप्लाई कितनी थी 18 की थी, यानी कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो मैं पूरी पूरी डिमांड फुलफिल कर दूंगा। यहाँ पर मेरी 8 पूरा मैंने यहाँ पे कर दिया एलोकेट, देख रहे हो? हाँ सर हाँ। तो मुझे डिमांड सप्लाई दोनों देखनी होती है, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है ना? मिनिमम इस तरह से बैलेंस सही करना है। होता है। हाँ, मिनिमम में चेक करना होता है, ऐसा समझ लो आप लोग। ओके सर। आगे बढ़े अब? यस यस सर। यस सर। चलिए, तो ये मेरा एलोकेट हो गया यहाँ पर 5। अब इसको 5 के करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब जैसे मेरा यहाँ पे 5 हो गया तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो डिमांड मेरी बची हुई है मुझे इसको भी यहाँ पे 0 करना है। क्यों? क्योंकि मेरा 5 डिमांड थी वो पूरी फुलफिल हो चुकी है, यानी कि अब यहाँ पे फर्दर कोई और एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा 5 के नीचे 0, 5 माइनस 5, ये मेरा पूरा 0 हो गया। और यहाँ पे चूंकि मैंने 5 एलोकेट किया है, सप्लाई कितनी आ रही थी 7 की, तो अभी मेरे पास 2 यूनिट और बच गई, यानी कि 7 माइनस 5, 2 यूनिट में और इस रो में सप्लाई कर सकता हूं, राइट? अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 किया, मैं तुरंत एक लाइन खींच दूंगा इसके ऊपर इस तरह से, और ये मेरे जो रो है D1, अब मैं इसको दोबारा फर्दर यूज नहीं करूंगा किसी भी कैलकुलेशन में और किसी भी पेनल्टी में, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डैश नीचे लगा दिया। देखो यहाँ पे नीचे डैश लगा हुआ है, ये रहा डैश। अब सेम मैं काम करूंगा, वही P3 निकालूंगा मैं, यानी P3 मतलब फिर से मेरे को थर्ड पेनल्टी निकालनी है। पेनल्टी क्या है? सबसे छोटी वैल्यू और उससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू का डिफरेंस। देखो जो मेरी फर्स्ट रो है, अब मैं P3 निकाल रहा हूं, तो फर्स्ट रो में देखो मेरे पास अब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मेरे पास बची है 10, और 10 से जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो है मेरे पास 50, तो 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। 40। ठीक है, अब सेकंड रो में आ जाओ। सेकंड रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? 40, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 60, 60 60 माइनस 40 कितना हो sir. जाएगा 20। सर। ऐसे ही अब थर्ड पे आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू 20 है और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 70, तो 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा 50 50। तो ये मेरी पेनल्टी कैसे हो गई, ये होगी मेरी रो वाइज। अब मुझे चेक करनी है कॉलम वाइज। अब देखो चूंकि मैंने यहाँ पे डैश लगा रखा है तो मुझे इनकी पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करनी है, मैं सिर्फ क्या करूंगा D3 और D4 कॉलम की पेनल्टी ही कैलकुलेट करूंगा। तो देखो जो D3 कॉलम है उसमें मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 40, और जो से नेक्स्ट बड़ी वैल्यू वो क्या है 50, 50 माइनस 40 ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब ऐसे मैं देखूंगा कि जो मेरा फोर्थ कॉलम है D4, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 10, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है उससे बड़ी 20, 20 माइनस 10 10। तो ये मेरी होगी सारी पेनल्टीज रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज। अब मुझे चेक करनी है विच इज द बिगेस्ट पेनल्टी, बताओ भाई कौन सी है? सर 50 50। यानी कि मुझे जो अब जाना है इस 50 के करस्पॉन्डिंग रो में जाना है, यानी कि ये मेरी हो गई अब सबसे बड़ी पेनल्टी। यानी अब जो मैं एलोकेशन दूंगा वो मैं दूंगा इस पर्टिकुलर रो में। अब देखो मेरे पास जो बची हुई है वो मेरे पास सिर्फ बची हुई है दो वैल्यू 70 और 20, इन पे ऑलरेडी लाइन आ चुकी है, यानी कि यहाँ पे मैं फर्दर कोई एलोकेशन नहीं दूंगा। तो 70 और 20 दोनों में छोटी वैल्यू क्या है 20 20, यानी कि मुझे जो अब एलोकेशन देना है वो 20 पर देना है। तो बस अब 20 पर चेक करो डिमांड कितनी आ रही है, सप्लाई कितनी आ रही है। डिमांड आ रही है 14 की, देखो 20 के पास डिमांड आ रही है 14 की, सप्लाई कितनी है 10 की। तो मैं कितना करूंगा एलोकेट यहाँ पे बताओ? सर सर 10। 14 करेंगे हैं 14 14 कैसे कर देंगे बेटा? सर 10 करेंगे ना। आप ऐसा समझो, आप एक सप्लायर हो, ठीक है, आपको कोई वेंडर पे सामान बेचना है, उसकी जो सप्लाई है वो 10 यूनिट की है, उसकी डिमांड 14 यूनिट्स की है, तो आप उसको कितना यूनिट दे पाओगे? जितनी सप्लाई होगी आपकी। अच्छा सर उसमें वो लेना है जो हमारी अब बची हुई है। जो बची हुई है, ओके सर ओके सर। आप ऐसा समझ लो, आप एक दुकान पे गए, ठीक है, उसके पास दूध 10 लीटर है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है, और आपको मिल्क चाहिए 14 लीटर, तो दुकानदार आपको दूध कितना दे पाएगा? 10 लीटर ही देगा सर। 10 दे पाएगा, क्योंकि उसके बाद 10 लीटर ही दूध है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ जो बचा हुआ सप्लाई कितनी है 10 है, तो मैक्सिमम कितना दे पाएगा वो 10 दे पाएगा। भले डिमांड इसकी 14 हो या 20 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज हमारी मिनिमम होती है डिमांड सप्लाई में हम लोग वो करते हैं एलोकेट,
हमेशा। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था यहाँ पे, जब 705 में आपको थोड़ा पूरा था कंफ्यूजन। ठीक है, तो अब जब मेरे पास 10 की सप्लाई है, 40 मेरी डिमांड है, क्योंकि मेरे पास सप्लाई सिर्फ 10 की है, तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे 10 को करूंगा एलोकेट इस तरह से। मैं 10 की एलोकेट, ये हो जाएगा 0, और ये बचेगा मेरे पास 40 माइनस 10 4। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास ये यहाँ पे 0 हो गया, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी एक डैश खींच दूंगा, यानी मुझे अब इस पे कोई पेनल्टी नहीं लेनी है। एक मेरा डैश यहाँ था, एक डैश मेरा ये रहा, और एक डैश मेरा यहाँ पे रहा। ये 3 मेरे पास डैश आ चुके हैं, यानी कि अब मुझे इन पर्टिकुलर रो कॉलम में कोई पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करनी। ठीक है, और जहां पे मेरा ये 0 हुआ है, वहां पे मुझे एक लाइन खींच दे रही है इस तरह से, ताकि मैं इसको फर्दर कहीं कैलकुलेशन में यूज ना करूं। ठीक है भाई, तो अब मैं फिर से निकालूंगा P4। P4 क्या है, फिर से वही डिफरेंस, 10 माइनस 50 माइनस 10, ये हो जाएगा 40। नाउ 60 माइनस 40, ये हो जाएगा 20। समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूं? उसके बाद मेरा D1 D2 मुझे पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करनी है, मुझे सिर्फ D3 और D4 पर निकालनी है। तो D3 पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस 40, ये हो जाएगा 10। यस सर, और ऐसे मेरा D4 में क्या आ जाएगा बताओ, 50 आया सर। 50, 50। 60 माइनस 10 50। गुड। तो अब बताओ, जो मेरे पास पेनल्टी अब बची हुई है 10 50 20 40, व्हिच इज द बिगेस्ट पेनल्टी? सर 50। 50। सर 50 है। 50 के करस्पॉन्डिंग जाना है, ठीक है, मैं 50 के अकॉर्डिंग जाऊंगा अब इस सेल में, सर 50 के और मैं करस्पॉन्डिंग चेक 10 में करूंगा। एलोकेशन होगा सर। हाँ 10 में होगा, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है। तो देखो भाई 10 में हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 10। अब 10 पे डिमांड कितनी आ रही है, 4 की, बट सप्लाई कितनी है, 2 की। तो मैं कितना करूंगा एलोकेट, सर 2। मैक्सिमम मैं 2 ही कर पाऊंगा। यस क्लियर सर। है? तो मैंने 2 यहाँ पर करा, ये 0 हो गया, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा अब 2। अब देखो जैसे ही मेरे पास मैंने यहाँ पे 0 किया, तो मेरे पास ये रो भी अब खत्म हो गई। अब ध्यान दो, अगर मैं P4 के बाद P5 निकालने की कोशिश करूं, तो मेरे पास कोई रो बची नहीं है, मेरे पास सिर्फ सिंगल रो है। तो मेरी यहाँ तो पेनल्टी आ जाएगी, बट मेरी कॉलम वाइज कोई पेनल्टी नहीं आ पाएगी। यानी अब जो मेरे पास रो बची है, मैं उसमें सीधे सीधे जो भी डिमांड सप्लाई है उसको फुलफिल कर दूंगा। मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है एक तो 40 और 60। तो 40 पे डिमांड कितनी आ रही है, 7 की आ रही है, सप्लाई कितनी है 9 की, तो मैं यहाँ 7 दूंगा, यहाँ पे पूरा फुलफिल करूंगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ कितना बचेगा 2। उसके बाद देखो 60 पे डिमांड कितनी आ रही है, 2 की डिमांड है, सप्लाई कितनी बची है, 2 बची हुई है, तो मैं यहाँ पे 2 दूंगा इस तरह से, 2 भी 0, और यहाँ पर 0। ये भी 0। अब जैसे आप देखो आपकी डिमांड सप्लाई सारी 0 हो गई, यानी आपकी कहीं भी कोई वैल्यू बची नहीं होनी चाहिए। जब सारी 0 हो गई, इसका मतलब क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ निकालना है टोटल कॉस्ट। वो कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां हम लोगों ने एलोकेशन किया है उसको उसी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पहले हम लोगों ने किया गया यहाँ पे 19 इंटू 5, यानी कि मैं कर दूंगा 19 क्रॉस 5, राइट। उसके बाद जो मैंने अगला एलोकेशन कर रखा है वो कर रखा है 10 इंटू 2, ये कर दूंगा मैं 10 इंटू 2, प्लस उसके बाद 40 इंटू 7, 40 इंटू 7, प्लस 60 इंटू 2, उसके बाद 8 into 8 8 इंटू 8, गुड, plus 20 into 10. प्लस 20 इंटू 10। इसको सर, आप सॉल्व कर दो, जो भी 779। आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा भाई, सर 779। 779, जो मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन लोगों ने कल किया था नॉर्थ वेस्ट से, तो मेरी कुछ वैल्यू आ रही थी 1000 शायद अराउंड आ रही थी, 1000 कुछ समथिंग आ रही थी, 1015 ऐसे। ठीक है, तो देखो आप जब नॉर्थ वेस्ट से कर रहे तो आपकी वैल्यू ये आ रही है, बट जब आपने वैम यूज किया है तो आपकी वैल्यू काफी डिफरेंस आ गया, यानी कि 779। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बताओ भाई क्वेश्चन में कुछ क्लियर है, कुछ करवाना हो तो बताओ, फिर मैं इसको आगे बताऊं, या ना फिर आगे बढ़ता हूं। क्लियर है सर।
पूरा क्लियर हो सर गया? इसमें कोई ऐसा भी मेथड है जिससे हम पहले से प्रिडिक्ट कर लें कि कौन सा मेथड यूज करके हमें मिनिमम कॉस्ट मिल सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आपको क्वेश्चन में जो भी मेंशन किया हो आपको उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर नॉर्थ वेस्ट से कहा है तो नॉर्थ वेस्ट, अगर कहा है एलसीएम तो एलसीएम, अदरवाइज फिर आपको वैम से करना है। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं Okay, क्वेश्चन sir. में, ठीक है, जैसे आपको दिखा दूं मैं क्वेश्चन तो दिखाता हूं आपको मैं। कई बार क्या होता है दिखाते हैं क्वेश्चन में दे रखा होता है। पेपर तो आपके इसमें होंगे नहीं, चलो देखते हैं एक बार। जैसे पेपर तो लास्ट आया था, ये ओआर पेपर में दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें उसने दिया होगा फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच सेल इंक्रीज रिप्रेजेंट द यूनिट कॉस्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको किससे करना है, नॉर्थ वेस्ट, एलसीएम, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा या वैम। तो आप इसमें ऑटोमेटिकली वैम से लगाइए। तो वैम में क्या होगा, इन जो चार मेथड आपको बताया मैंने, उन चारों से जो सोल्यूशन ऑप्टिमल आएगा वो आपका इससे आएगा, वैम से आएगा, ठीक है। और देखो जो अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे दो इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है, यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट मेथड टू सॉल्व द इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यानी कि आप क्लियरली बोल रहा है कि आपको सिर्फ लीस्ट कॉस्ट मेथड से ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पता हो किससे करना। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको पर्टिकुलर उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देना है। भले ही आप किसी और से करो वो आपका आंसर ऑप्टिमल आ जाए, बट आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई। ओके सर। राइट से। तो ये हो गया हमारा वैम मेथड। उसके बाद जो है हमारा जो एक अगला मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं मोदी मेथड या मॉडिफाइड मेथड। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने सिर्फ सोल्यूशन निकाला है, ठीक, बट जो सोल्यूशन हमारा आया है वो सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है या नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं मोदी मेथड से, ठीक है। तो मोदी मेथड क्या है, बेसिकली एक तरह से आपकी टेक्निक है टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट से लेके 5 तक जो मैंने आपको बताया है वो क्या हो गया, आपका सोल्यूशन आएगा इनिशियल सोल्यूशन, यानी कि फर्स्ट सोल्यूशन निकालोगे आप विद द हेल्प ऑफ एनी 5 ऑफ देम, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा और वैम। यानी इन पांचों से आप सोल्यूशन निकालोगे और फिर चेक करोगे कि विच सोल्यूशन हैज ऑप्टिमल। तो उसको हम लोग चेक करते हैं मोदी मेथड से। तो उसे कुछ सीक्वेंस है, कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, वो मैं सीखने पड़ेंगे पहले, तब हम लोग जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, हम लोग किसी भी एक मेथड से सोल्यूशन निकाल लेते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं मोदी मेथड, ठीक है। तो मोदी मेथड पे जाने से पहले अगर चाहो तो एक क्वेश्चन और कर लो, ये छोड़ो, भी सीधे बढ़ते हैं, मोदी पे जाते हैं, हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन मैं दूंगा होम असाइनमेंट के तौर पे, आप घर पे करिएगा, ठीक है। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोदी और यूवी मेथड, इसका नाम यूवी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन आया है, सोल्यूशन हमारा उसमें डिजेनरेसी है या नहीं है। अभी डिजेनरेसी क्या होती है, डिजेनरेसी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास जो एलोकेशंस आए थे, वैसे क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये सोल्यूशन हमारा आ चुका है। तो यानी कि जो मेरे सर्किल्स में है, ठीक है, ये जो मेरे सर्किल्स में दिख रही है वैल्यू, इसको बोलता हूं मैं एलोकेशंस। मैं इनको काउंट करूंगा, ठीक है, कितने एलोकेशन है मेरे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी मेरे पास 6 एलोकेशंस हैं। ध्यान रखने वाली बात। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, 1 2 और 3, यानी कि मैं इनको रो को करता हूं रिप्रेजेंट्स m से, तो मेरे पास यानी कि m हो गई, यानी कि 3। अब जो मेरे पास कॉलम है 1 2 3 4, ये होगी मेरे पास, इसको मैं करूंगा रिप्रेजेंट्स n से, तो ये हो गया मेरे पास 4। अब जो कंडीशन होती है डिजेनरेसी की, वो ये कहती है कि एक फॉर्मूला इन्होंने बनाया है, m प्लस n माइनस 1, ये होना चाहिए इक्वल नंबर ऑफ एलोकेशंस के, यानी कि जो मेरे एलोकेशंस आए हैं उनको इक्वल होना चाहिए m प्लस n माइनस 1 के। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब बोलेंगे कि हमारा सोल्यूशन नॉन डिजेनरेट है, यानी सोल्यूशन में डिजेनरेसी नहीं है। बट अगर ये इक्वल नहीं है तब बोलेंगे सोल्यूशन हैज डिजेनरेसी, और उस डिजेनरेसी को हम लोग पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद मूव करेंगे
मोदी मेथड के लिए। चेक करो भाई, हमारा क्या हो रहा है, 3 + 4 यानी कि कितना जाएगा, 7 - 1 कितना जाएगा, 6। तो 6 हमारी कितनी एलोकेशंस हैं, दैट मींस देयर इज नो डिजेनरेसी, यानी जितने हमारे नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं वही हमारी वैल्यू ये भी आ रही है। ठीक है, ये बात समझ आ गई जो मैं बता रहा हूं अभी, नंबर ऑफ एलोकेशन। यस सर। डाउट तो नहीं इसमें, क्योंकि ये पहली कंडीशन है टू मूव टुवर्ड्स मोदी मेथड। आप चाहे किसी मेथड सॉल्व करो, आपको मोदी मेथड से पहले ये आपको चेक करनी कंडीशन है। अब आप याद करो, मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन कराया था तो उसमें एक जगह जीरो एलोकेशन आ रहा था, 0 × समथिंग। तो आपने सोचा होगा कि जीरो से क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। जीरो से मल्टीप्लाई इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जीरो भी एक एलोकेशन है, अगर उसको हम काउंट नहीं करेंगे तो हमारे जो एलोकेशन हैं वो कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 आ रहा है, वो 5 हो जाएंगे अगर हम जीरो काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए जो भी हमारा जीरो कॉस्ट है या जीरो एलोकेशन है उसको भी हम लोग काउंट करते हैं इन एलोकेशन। ठीक है भाई, तो आप समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला स्टेप था, पहला स्टेप चेक किया हम लोग कि प्रॉब्लम हमारी डिजेनरेसी है या नहीं है। m + n - 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आती है कि जो हमारी जो पोजीशन है, जो एलोकेशंस है हमारे, इट शुड बी ऑन इंडिपेंडेंट पोजीशन। अब ये क्या है भाई, बताओ भाई, कुछ आइडिया है इसके बारे में? नहीं हो सर। तो इंडिपेंडेंट पोजीशन ये होती है कि जैसे जहां भी आपका एलोकेशंस है, जैसे मान लो यहाँ पे जो आपके एलोकेशंस हुए हैं 5, 2, 7, 2, 8, 10, अगर इनको मैं जोड़ूं तो मेरे पास एक क्लोज्ड लूप नहीं बनना चाहिए। अगर क्लोज्ड लूप बन रहा है दैट मींस दिस एलोकेशंस आर एट नॉट इंडिपेंडेंट पोजीशन, यानी अगर कोई लूप बन जाता है तो वो पोजीशन इंडिपेंडेंट नहीं रही। दो कैसे, जैसे कि लूप की पोजीशन क्या होती है, एक लूप की क्वालिटी होती है कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे गया और यहां पे आके खत्म कर दिया, यानी कि जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है किसी भी एक साइकिल का, उसको बोलता हूं मैं क्लोज्ड लूप। तो देखो यहाँ पे अगर मैं क्लोज्ड लूप बनाने की कोशिश करूं तो कहीं मुझे कोई क्लोज्ड लूप नहीं मिलेगा। अगर मैं यहां से जाऊं यहां पर, यहां पे जाऊं यहां पर, यहां पर, तो फिर मेरे पास वापस आने के लिए कोई भी एक सीधी रास्ता नहीं दिख रही है। और लूप की जो पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपकी लाइंस हमेशा जाती हैं या तो हॉरिजॉन्टल फिर आती हैं वर्टिकल। आप कभी भी इंक्लाइन पे जाके बंद नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे बंद कर दो भाई इंक्लाइन पे जाके, लेकिन इंक्लाइन में जाके हम लोग सिर्फ जाएंगे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। ये पहली लूप की कंडीशन होती है। सेकेंड थिंग, कभी भी लूप हमारा क्रॉस नहीं करना चाहिए कि आपने जैसे लूप बनाया, आपने लूप बनाना स्टार्ट किया, यहां से ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया और ऐसे, मतलब आप क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है ना, बाईपास कर सकते हो आपस में। जैसे मान लो अगर आप चाहो तो आपकी ये शेप बन जाएगी, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। ये शेप आप कंसीडर कर सकते हो लूप बनाने में। बट जो मैंने बताया कि कभी भी हमारी इंक्लाइंड लाइन पे हम लोग लूप नहीं बनाते। तो अभी जब लोग क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा इसका पर्पस क्या है लूप का। फिलहाल अभी आप समझ लो कि जो अगर क्लोज लूप नहीं बन रहा है दैट मींस ऑल द एलोकेशंस आर एट इंडिपेंडेंट पोजीशन। ठीक है, तो मैक्सिमम केस हम लोग बस फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि हमारे जो m + n - 1 है शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, वो हमारे हो चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पहला स्टेप है, तो जो हमारा पहला स्टेप है वो होता है हमारा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Cij। अभी Cij क्या है, Cij को हम लोग बोलते हैं एक कॉस्ट बोलेंगे कि अगर हमारा जो सोल्यूशन आया है उसमें अगर हम लोग इस कॉस्ट को कंसीडर करें, ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है Dij। ठीक है, तो Dij इक्वल टू Cij माइनस ui प्लस Vj। इस कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर एलोकेशन जो हमने किए हैं उसके बदले अगर हम लोग इसको एलोकेट करते तो सोल्यूशन हमारा कितना इंप्रूव हो जाता या कितना भी हमारा सोल्यूशन घटता है बढ़ता है, वो बात की बात है। तो हम बस वो चेक करते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल एम है वो ये है कि जो हमारी Dij की वैल्यू है वो हमेशा आनी चाहिए पॉजिटिव, या तो 0 आए या तो पॉजिटिव आए। अगर कोई वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन हमारा आया है उसको हम लोग फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, Cij इक्वल टू ui प्लस Vj, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर ऑल द ऑक्यूपाइड सेल, यानी कि जहां जहां हमारा एलोकेशंस है वहां पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला Cij इक्वल टू ui प्लस Vj। अबे ui और Vj क्या है ये देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में देखते हैं।
ठीक है, अभी बस खाली ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया, सी आई इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, ये भी रहने दो, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा अभी। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे मैंने तो आपको बताया यू आई और वी जे, तो वो क्या होती है, ये वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से u1, u2, u3, v1, v2, v3 एंड v4, यानी जितने हमारे रोज हैं, जितने हमारे कॉलम्स हैं, उनमें हम लोग ये वैल्यूज को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या कहता है, मुझे फॉर्मूला कहता है मेरा यू आई प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जे, यानी कि जहां जहां मेरा एलोकेशन है, यानी कि ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला और ये वाला, सिर्फ इन पे जो ये कॉस्ट की वैल्यू है, ठीक है, मुझे मतलब सिर्फ इस कॉस्ट से मतलब है, इसको बोलूंगा मैं सी आई जे, ये मेरी सी आई जे रहेगी फॉर दिस फॉर्मूला। अब इसको मैं यूज करूंगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, और मैं निकालूंगा सारे u1, u2, u3, v1, v2, v3 एंड v4 की वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टिंग करूं फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मैं कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकता हूं, मेरे पास में कोई थंब रूल नहीं है कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, बट इसमें एक ट्रिक ये है कि जहां पे आपके मैक्सिमम एलोकेशंस हैं, आप स्टार्ट वहां से करो, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करोगे, आप देखो, अगर मैं इनकी इक्वेशन बनाना स्टार्ट करूं, जैसे मैं बनाऊं इक्वेशन, इसको मैं क्या बोलूंगा, C11, याद करो जो मैंने बताया था डे वन इसकी मैट्रिक्स, मैथमेटिकल मॉडल, तो ये कॉस्ट है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं C11 से, क्यों, ये C1 वन कॉलम फर्स्ट रो, यानी कि हो जाएगा C11, इसे मैं क्या बोलूंगा, C14, ऐसे ही मैं इसको क्या बोलूंगा, C23, इसे मैं क्या बोलूंगा, C24, इसे बोलूंगा मैं C32, इसे क्या बोलूंगा मैं, C34। तो अब जो मेरी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, मेरी इक्वेशन जो बनेगी मेरी इस तरह से, C11 इज इक्वल टू, अब देखो C11 के पैरेलल क्या दिख रहा है मुझे, दिख रहा है U1 और नीचे क्या दिख रहा है मुझे, V1, तो इक्वेशन मेरी ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन U1 प्लस V1, ठीक है, ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू C11, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ एलोकेटेड सेल्स के लिए जहां पे कोई एलोकेशन हो रखा है। अब अगली क्या बनेगी मेरी, अगली बनेगी इक्वेशन C14 इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा हुआ है, U1 और V4, ये बन जाएगा U1 प्लस V4। ऐसे ही अब ध्यान दो आप, मेरे पास कितनी क्वेश्चन आएंगी, क्यों, जितने मेरे पास जितने एलोकेशंस हैं उतनी क्वेश्चन आएंगी, सीधी सी बात है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, यानी कुल मिला के मेरे पास इक्वेशन आएंगी, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 6। अब ध्यान दो, जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि जो मेरे पास इक्वेशंस आएंगी वो 7 आएंगी, और जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, 7 है, यानी कि ये कुछ कम है। और रूल क्या कहता है, जितनी इक्वेशन उतनी होनी चाहिए वेरिएबल। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल को मान लूंगा 0, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक वेरिएबल को मान लूंगा 0, और उसकी हेल्प से मैं बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालूंगा बाय दिस इक्वेशन। अब देखो कैसे करता हूं मैं, जैसे मैंने पहले इक्वेशन लिखी, U3 इज इक्वल टू U3 प्लस V4 इज इक्वल टू 20, कैसे लिखा है देखो, U3 प्लस V4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैंने क्या करा, V4 को मैंने 0 मान लिया, अब 20 क्या है, 20 हमारा क्या लिखा है, C34, अगर मैं इसको लिखूं इस तरह से तो ये क्या बनेगी क्वेश्चन, C34 इज इक्वल टू U3 प्लस V4, ये क्वेश्चन बनेगी। तो जो C34 की वैल्यू है वो लिख दी मैंने 20 यहाँ पर, जो यहाँ पे कॉस्ट लिखी हुई है। अब मैंने क्या करा, मैंने जो सबसे जहां पे मैक्सिमम एलोकेशंस थे, मैंने उस वेरिएबल को 0 मान लिया। 0 क्यों माना, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशन 6 आएंगी, जो इक्वेशन इस तरह से बनेंगी 1 2 3 करके, और जो मेरे पास अननोन्स है वो 7 है, ठीक है। तो मेरे पास 7 अननोन है, 6 इक्वेशन है, इसलिए मैंने इसी एक वेरिएबल को 0 मान लिया। इसको माना मैंने 0 जहां पे मेरे मैक्सिमम एलोकेशंस है, ठीक है भाई। तो मैंने जब B4 को 0 मान लिया, तो मैंने स्टार्टिंग करी इस इक्वेशन से, मैंने कैसे लिखा, U3 प्लस V4 इज इक्वल टू C34। अब जो C34 है उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली 20 है, ठीक है भाई।
तो जब मैंने 20 लिख दी, V4 को मैंने 0 मान लिया, तो U3 वैल्यू क्या आ जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली? U3 मेरा आ 20। जाएगा 20। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अगर ये समझ में आ गया, फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। जैसे आपका U3 20 आ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? मैं फिर से लगाऊंगा नेक्स्ट इक्वेशन अगले के लिए, यानी अगली कौन सा है मेरे पास? U2 प्लस V4, यानी कि U2 प्लस V4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C24। ऐसे मैं उल्टा बोल रहा हूं, मुझे ऐसे बोलना चाहिए, C24 इज इक्वल टू U2 प्लस V4। अब जो C24 है, इसकी वैल्यू क्या देखी हुई यहाँ पे? 60, ठीक है। और जो मेरा ये V4 है, इसे मैंने मान रखा है 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? U2 क्या आ जाएगा सीधे? बताओ भाई फटाफट। 60। 60, वेरी गुड। तो ये मेरे पास 60 अपने आप आ गया। अब ऐसे ही जो मेरी नेक्स्ट इक्वेशन है, वो मैं क्या लिखूंगा? C14, C14 is equal to U1 plus V4। वेरी गुड। और मेरा V4 0 है, यस सर। तो U1 क्या आ जाएगा? सर U1 इज इक्वल टू 10। बस यही काम करना है मुझे। तो मेरे पास अब 7 में से मेरे पास 4 वेरिएबल आ चुके हैं। U1 आ चुका है, U2 आ चुका है, U3 आ चुका है और V4 आ चुका है। अब देखो मेरे पास कहां कहां एलोकेशंस है, तो मैं उनकी हेल्प से बाकी वेरिएबल्स जो बचे मेरे पास V1, V2 और V3, मुझे ये निकालने हैं। तो बताओ मैं अगली क्वेश्चन कौन से लिखूं अब? बताओ भाई। सर C11 इज इक्वल टू U1 प्लस V1। बिल्कुल सही है, लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, गुड गुड। C11 इज इक्वल टू U1 प्लस V1। अब देखो C1 क्या है? C1 मेरे पास है 19, और मेरे पास U1 क्या है? 10। U1 है 10, गुड। तो मैं लिखूंगा 10 प्लस V1, तो V1 कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ 9। जाएगा 90 माइनस 9। 10, 9, वेरी गुड। ये मेरे पास आ चुका है 9। ऐसे ही अब मैं लिखूंगा अगली क्वेश्चन, वो क्या हो जाएगी मेरे पास? C2, C32 कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, C32 करो। C32 is equal to U3 plus V2। U2 प्लस V2। अब देखो यहाँ पे C32 क्या है? यहाँ पे ये हो गया 8, और U2 क्या है? 60, और V2 मुझे निकालना है। सॉरी, ये गलती करी मैंने। C32 इज इक्वल टू U3 हो जाएगा, सॉरी U3 प्लस V2। तो जो मेरा U3 वो कितना है? 20 है, 20। ठीक है। तो अब जो मेरा आएगा यहाँ पर V2 कितना आ जाएगा? बताओ भाई। V2 इज इक्वल टू 8 माइनस 20, यानी कि -12। माइनस का 12। ये मेरा V2 आ गया। ऐसे निकाल लो, V3 निकाल लो। V3 क्या आ जाएगा? C23 is equal to U2 plus V3 इज इक्वल टू U2 plus V3। प्लस V3, गुड। अब C23 कितना है? 40, 40। और U2 कितना है? 60। V3 मुझे निकालना है, -20। यानी कि V3 कितना आ गया? माइनस का 20। तो ये निकाला सीख गए आप लोग अब? यस सर। सारे क्लियर हैं? चलिए, अगर सारे क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरा आधा काम हो गया। अब जो मेरा अगला फॉर्मूला था वो क्या था? Dij इज इक्वल टू Cij माइनस Ui प्लस Vj फॉर ऑल द अनएलोकेटेड सेल, यानी कि जहां पर कोई भी एलोकेशन नहीं है, ठीक है। तो जहां पे देखो मेरा एलोकेशन था वो तो मुझे दिख रहा है, जहां पे मेरा कोई एलोकेशन नहीं था उनको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे कर रखा है हाईलाइट, यानी कि जो मेरे जहां पे कोई एलोकेशन नहीं है वो मेरे सेल ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये है और ये है। यानी कि मतलब मेरा क्वेश्चन का ये है, अब मैं निकालूंगा डीआईजे। डीआईजे को बोलता हूं मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अगर इसको मौका मिलता सोल्यूशन में आने का तो ये सोल्यूशन को थोड़ा सा और इंप्रूव कर देते। अगर ये सारी चीजें मेरी पॉजिटिव आती,
अगर मेरे सारी डीआईजे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी दैट मीन्स सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, इसको मैं और इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। 3 केस हैं। पहला केस मैंने क्या बताया, इफ डीआईजे इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव तो है और 0 से बड़ा है, तो बोलेंगे सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस क्या है कि अगर जो हमारी ये डीआईजे है ये इक्वल हो जाए 0 के, इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन हमारा आया है सोल्यूशन तो वही रहेगा, बट जो सोल्यूशन की वैल्यूज है वो हमारी चेंज हो जाएंगी। इसको बोलेंगे हम लोग मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन की वैल्यू तो वही रहेगी जो हमारे फाइनल वैल्यू आ रही है 789, बट जो एलोकेशंस हैं वो हमारे चेंज हो जाएंगे, आपस में स्वैपिंग हो जाएगी। अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस बोलता है कि इफ डीआईजे इज इक्वल टू लेस देन 0, यानी अगर ये मेरा 0 आ गया या निगेटिव आ गया, तब मैं बोलूंगा कि अगर मैं उस सेल पे एलोकेशन देता तो मेरा सोल्यूशन और इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि फिर मुझे जो फर्दर एक्टिविटीज है वो करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो क्या है मैं बताऊंगा अभी इसके थोड़ी देर बाद। तो पहले स्टार्ट करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ डीआईजे। डीआईजे क्या है, तो डीआईजे हमारा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अनएलोकेटेड सेल। फॉर्मूला से क्या बताया मैंने आपको, सीआईजे इज इक्वल टू यूआई प्लस वीजे। हमारे पास U1 U2 U3 ये हम पहले से कर चुके हैं कैलकुलेट, और हमें सीआईजे पता है, बस मुझे निकालना है अब डीआईजे। तो निकालते हैं भाई। तो जो मेरा फर्स्ट सेल है, मेरा फर्स्ट सेल है S1 और D2, यानी कि जो मेरा ये वाला सेल है इसे बोलूंगा मैं D12। ये हो जाएगा मेरे पास D12 इज इक्वल टू C12 माइनस U1 प्लस V2। दिख रहा है यहां तक, ये दिख रहा है B2? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या दिख रही है, C2 मेरे पास है 30, C12, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 30 माइनस U1 क्या है मेरे पास, U1 है मेरे पास 10, ठीक है, और प्लस V2 कितना है, V2 मेरे पास है -12, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -12 इस तरह से। तो 10 -12 कितना हो जाएगा, -2, और -2 जब यहाँ पे आएगा माइनस साइन तो हो जाएगा प्लस, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास +32। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। हाँ, तो अब ऐसे ही मैं जहां जहां मेरा जो जहां पे मेरा एलोकेशन नहीं है मैं उस पे बात करूंगा और निकालूंगा डीआईजे की वैल्यू। एक मिनट जरा होल्ड रखना, एक फोन आ रहा है, मैं फोन ले लूं। तो करो, ट्राई करो आप लोग। हेलो जी सर।
हेलो। यस सर। हाँ बेटा, तो जैसे मैंने आपको बताया हम लोग डीआईजे निकाल लेंगे फॉर ऑल द सेल्स जहां कोई हमारा एलोकेशन नहीं है, ठीक है। तो देखो जो मेरा फर्स्ट वैल्यू थी मेरी D12, वहां पे मेरी क्या वैल्यू आ गई +32। ऐसे ही मैं निकालूंगा आप D13 के लिए, फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा C13 माइनस U1 प्लस V3। तो मेरे पास देखो C13 क्या है 50 है मेरे पास, और जो मेरे पास U1 है वो 10 है, करस्पॉन्डिंगली जो मेरे पास V3 कितना है -20। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो वैल्यू आएगी मेरे पास +60, ठीक है। तो मैं ये दूंगा +60 इस तरह से, ठीक है। ऐसे मेरी जो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी वो बनेगी मेरे पास D21। अब D21 क्या है मेरे पास, ये वाला है, यानी कि मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है D21 इसके रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आएगी कॉस्ट की क्या आ जाएगी C21। C21 क्या है मेरे पास 70, फॉर्मूला क्या बनेगा C21 माइनस U2 प्लस V1। U2 क्या है मेरे पास 60 और V1 क्या है मेरे पास 9। तो 70 माइनस 60 प्लस 9 यानी कि 70 माइनस 69 कितना जाएगा +1। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर +1। फिर देखो उसके बाद मेरे पास D22 यानी कि मेरे पास, अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले सेल के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला मेरा C22 माइनस U2 प्लस V2। तो क्या C22 क्या है यहाँ पर, C22 है 30 और U2 क्या है 60, V2 क्या है -12। तो यानी कि 30 माइनस 60 माइनस 12 ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी -18। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर -18, ठीक है भाई। तो ये बना हो गया -18। फिर जो मेरे पास नेक्स्ट है वो है मेरे पास D31, यानी कि मेरे पास, मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा D31 इज इक्वल टू C31 माइनस U3 प्लस V1। तो C31 क्या आ जाएगा यहाँ पर 40, अब देख लो यहाँ पे ये 40 आ जाएगा, और जो U3 है वो 20 है, और जो V1 है वो मेरे पास 9 है। तो 40 माइनस 20 प्लस 9 ये जाएगा 29। तो 40 माइनस 29 ये जाएगा मेरा +11, ये बन गया मेरा +11। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट सेल है वो है मेरे पास D33, यानी कि D33, यहाँ पे गलती से मैंने 2 लिख दिया है, ये D33 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो D33 इज इक्वल टू C33 माइनस U3 प्लस V3। C33 क्या है यहाँ पर 70 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 70 हो जाएगा, और ये U3 क्या है 20, और जो मेरे पास V3 है वो है -20। तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 20 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगी +70, ठीक है भाई। तो ये मेरी वैल्यू हुई है टोटल कुल मिला के सारी डीआईजे। अब मैंने क्या बताया था हमारे पास 3 केस थे, या तो सारे डीआईजे होने चाहिए 0 या फिर पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे एक केस हमारा निगेटिव है, यानी कि जो मेरा थर्ड केस है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, यानी एक डीआईजे की वैल्यू मेरे पास निगेटिव आ चुकी है। दैट मींस सोल्यूशन जो मेरा आया है वो अभी ऑप्टिमल नहीं है, मैं इसको और इंप्रूव कर सकता हूं, ठीक है भाई। तो अब इसको करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि जहां पे मेरी जो निगेटिव डीआईजे है वहां से मुझे एक लूप बनाना होता है, और लूप मैं बनाता हूं जहां पे मेरा एलोकेशंस है। ये देखो इस तरह से, ये मैंने थोड़ा एनिमेशन दिया है यहाँ पर। तो जहां पे मेरा ये निगेटिव वाला है उसको मैं थोड़ा रेड कलर से हाईलाइट कर देता ताकि आपको दिखाई पड़े कि ये हमारा डीआईजे निगेटिव है। तो इस निगेटिव डीआईजे से मुझे अब लूप बनाना है टू ऑल द अदर एलोकेशंस जहां मेरा एलोकेशंस है, ठीक है। तो लूप बनाने का रूल मैंने आपको बता रखा है। लूप क्या है, आपका लूप हमेशा चलेगा ऐसे, अगर आपका मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है तो उसको आप स्टार्ट करोगे विद हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, या तो आप इधर जाओगे या फिर आप इधर जाओगे। और लूप की जो क्वालिटी है वो ये है कि जहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है आपको घूम फिर के वहीं पाना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड लूप, ये प्रॉपर्टी है। तो आपको ऐसे ही पॉइंट्स पकड़ने हैं जहां पे आप इसको लूप को ले सको, और फिर आपको वहीं पे आके घूम फिर के वहीं पे आपको आना भी वहीं पर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये -18 है ये हमारा मोस्ट नेगेटिव डीआईजे आया था, हम लोग स्टार्टिंग यहां से करेंगे। अब इसमें एक चीज और है, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको देते हैं प्लस साइन, ठीक है। यानी जहां से मैंने स्टार्ट किया वहां दूंगा मैं प्लस साइन। अब मेरे पास जो नेक्स्ट एलोकेशन है वो क्या दिख रहा है मुझे, मेरे पास जो एलोकेशन है वो या तो मेरे पास 8 है या फिर मेरे पास 7 है। तो मेरे पास चॉइस है तो मैं 7 पे जाऊं या फिर 8 पे जाऊं। अगर मैं देखो 7 पे जाता हूं यहाँ किसके बाद, मैं मान लो यहाँ पे गया, तो फिर जो है मुझे आना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि मेरा रूल क्या कहता है सिर्फ लाइन चलती है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल।
और एक रो में सिर्फ मैक्सिमम 2 ही आपके कॉर्नर पॉइंट हो सकते हैं। यानी कि अब मुझे इसके बाद 7 के बाद ये तो ऊपर जाना है या फिर जाना है नीचे। तो ध्यान दो यहां पर अब मेरे पास ऊपर नीचे कोई एलोकेशन नहीं है। दैट मीन्स जो मैंने अभी ये बनाया ये गलत है। मुझे सिर्फ क्या करना है, मैं सिर्फ जाऊंगा नीचे, यानी कि मेरे पास सिर्फ ये वाला ऑप्शन। अब जैसे मैं नीचे गया तो मुझे साइन भी देने होते हैं ऑल्टरनेट, यानी कि जैसे स्टार्टिंग पॉइंट में प्लस दिया है तो मैं इसको दूंगा यहाँ पर माइनस साइन दूंगा। मैंने साइन माइनस कर दिया। अब देखो इसके बाद फर्दर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सिर्फ ये वाला एक एलोकेशन दिख रहा है। तो मैं अब फर्दर यहाँ 8 के बाद सीधा अब यहाँ पे आ जाऊंगा कुछ इस तरह से। अब जो मुझे साइन दे रहा था वो देता हूं मैं ऑल्टरनेट। मैंने प्लस यहां पर दिया, माइनस, और फिर मैं यहां दूंगा प्लस। अब देखो फिर से मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए। अब मैं जब 10 पे आ चुका हूं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहां पे जाऊं या फिर यहां पे जाऊं। अगर मैं यहां पे जाता हूं तो फर्स्ट करो, अगर मैं यहां पे चला गया, यहां पे गया, तो उसके बाद फिर मुझे मूव करना होगा हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टली मैं चलो यहां पे आ जाऊंगा। बट इसके बाद मुझे फिर जब नीचे आऊंगा तो मेरे पास कोई भी एलोकेशन नहीं है, यानी मुझे अब यहीं पे लूप खत्म करना पड़ेगा। और जो लूप की कंडीशन है वो क्या मैंने बताई आपको, जहां पे स्टार्ट करना है आपको वहीं पे लौट के आना होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ना जाके सिर्फ जो 2 वैल्यू है इसको मैं चूज करूंगा और उसको मैं साइन दूंगा यहां पर प्लस के बाद ऑल्टरनेट माइनस। ठीक है भाई। अब जब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूं तो मैंने आपको बताया था कि अब जो लूप की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जहां पे आपने स्टार्ट किया है आपको वहीं पर एंड करना है। यानी कि मेरे पास इस लाइन पे मुझे अब जो है 2 कॉर्नर पॉइंट्स मिल चुके हैं, एक ये और एक ये। अब मुझे आना है हॉरिजॉन्टली। तो मेरे पास अगर ऑप्शन है मैं यहाँ पे गया तो फिर जाना पड़ेगा मुझे वर्टिकली ऊपर या नीचे, तो वहां पे कोई एलोकेशन नहीं है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा बाईपास। सॉरी, मैं जाऊंगा इसके बाद बाईपास करूंगा 7 को, मैं सीधे पहुंच जाऊंगा इसके बाद जहां पे मैंने स्टार्ट किया था। देखो यहाँ पे आपको एक क्लोज लूप बन चुका है। ये जो दिख रहा है आपको 18 से लेके यहां से लेके ये आपको एक क्लोज लूप बन गया। यही हमें बनाना था और ये हम तब बनाएंगे जब हमारे पास डीआईजे नेगेटिव होगा। अगर डीआईजे पॉजिटिव है तो हमारा सोल्यूशन वही इंप्रूव हो जाएगा, उसको हम लोग फर्दर इंप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग तब लूप लगाएंगे जब हमारा डीआईजे नेगेटिव आएगा। तो देखो हमारे पास डीआईजे नेगेटिव आ चुका था, हम लोगों ने लूप बनाया। अब लूप बनाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे नेगेटिव वाले कॉर्नर्स हैं, यानी कि जो हमारे नेगेटिव कॉर्नर्स हैं कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास ये वाला है 2 और एक हमारे पास ये 8। इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, यानी कि जो इन दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है 2। तो हम लोग k को मान लेंगे 2। ठीक है, k किसको मानूंगा मैं, k मानूंगा उसको जो मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है ऑफ नेगेटिव कॉर्नर। ये कैसे है, ये मेरे पॉजिटिव वाले हैं और ये मेरे नेगेटिव वाले कॉर्नर। तो जो मेरे नेगेटिव कॉर्नर है मैं उनमें चूज करूंगा स्मॉलेस्ट एलोकेशंस को, यानी कि मेरे पास 2 और 8 था तो मैंने चूज किया 2 को। अब जैसे मैंने साइन थे मैं उसके अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे ऐड और कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जहां मेरा -18 था यहाँ कोई एलोकेशन नहीं था तो यहाँ पे मेरा अब 2 आ जाएगा +2। यहाँ मेरा 8 था तो 8 से माइनस करूंगा तो 8 - 2 ये बन जाएगा 6। यहां मेरा 10 था तो 10 को मैं जब जोड़ूंगा तो मेरा यहां पर जाएगा 10 के बजाय 12। और यहां मेरा 2 था तो 2 से मैं जो माइनस करूंगा तो यहां मेरा कोई एलोकेशन अब नहीं रहेगा। ठीक है, अब जो ये मैंने काम किया, यानी जहां पे मैंने 2 जोड़ा, यहां घटाया, यहां जो घटाया तो मैंने यहां जोड़ दिया, यहां घटाया तो मैंने फिर यहां जोड़ दिया। इसी को बोलता हूं मैं स्टेपिंग स्टोन मेथड, जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो आपको जो मोदी मेथड है वो एक स्टेपिंग स्टोन मेथड का ही एक मॉडिफाइड रूप है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मॉडिफाइड मेथड। तो अब हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पॉजिटिव कॉर्नर थे वहां मैं k को ऐड करूंगा और जहां मेरे नेगेटिव कॉर्नर्स थे वहां मैं k को माइनस करूंगा। करते थे माइनस, तो जैसे मैंने माइनस किया तो मेरी जो इंप्रूव्ड मैट्रिक्स है वो बन के ये आ गई। देखो यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा -18 था वहां देखो 2 आ चुका है, जहां मेरा 8 था वहां पे 6 आ चुका है, जहां 10 था वहां 12 आ चुका है, और जहां पे मेरा ये 0 था, सॉरी 2 था, वो अब हो चुका है नो एलोकेशन, वहां पे कोई एलोकेशन नहीं रहा। यानी जो मेरे नंबर ऑफ एलोकेशंस थे वो अभी भी मेरे m + n - 1 के इक्वल ही हैं। दैट्स व्हाई प्रॉब्लम में कोई डिजेनेसी अभी नहीं है। तो टाइम चूंकि हो चुका है तो फटाफट आपको करके दिखा दे रहा हूं। मैं फिर से फर्दर करूंगा वही सेम काम, मेरे को निकालना होगा u1 u2 u3 एंड v1 v2 v3 v4, वही सेम प्रोसीजर है, वैसे मुझे फॉलो करना है। देखिए इस तरह से
स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा जल्दी दिखा रहा हूँ आपको करके। तो ये जो है मेरे सारे U1 U2 U3 आ चुके हैं, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था Cij इक्वल टू UI प्लस Vj। अब मैं निकालूंगा इसके बाद फिर से Dij। Dij क्या आ जाएगा, Cij इक्वल टू UI प्लस Vj, यानी कि ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है फॉर ऑल द सेल्स जहां पे कोई एलोकेशन नहीं है। निकालते हैं भाई, मेरा फिर से जो जहां पे मेरा एलोकेशन नहीं है सिर्फ वहीं पे निकालूंगा मैं। तो पहले जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है +32, फिर 42, फिर 19, फिर 14 और 11 और ये 52। तो अब देखो आपका जो सेकंड इटरेशन है उसमें आपकी सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, यानी सारी डीआईजेस आपके पॉजिटिव हैं। दैट मींस सोल्यूशन को हम लोग फर्दर इंप्रूव नहीं कर सकते। जो सोल्यूशन हमारा आया है वो हो जाएगा हमारा सोल्यूशन फाइनल। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां हमारा जो एलोकेशन था उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 90 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 12। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 743, यानी कि जो सोल्यूशन पहले आपका आ रहा था 779 उससे सोल्यूशन आपका काफी इंप्रूव हो चुका है और वो आ रहा है आपका 743। तो आप लिखेंगे दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तो इतना करते ही क्वेश्चन पूरा आपका खत्म हो जाएगा और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो तुम पूछो। बस सर यही पूछना था, इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू कोई ना होती तो सिंपल उसी तरीके से करते। हाँ, वो तो फिर मैंने बता दिया, अगर अगर इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है फिर तो कुछ करना ही नहीं है। सोल्यूशन जो हमारा आया था वही लिख देंगे एज इट इज। अगर सोल्यूशन हमारा कहीं पे नेगेटिव आ रही है सिर्फ तब हम लोगों को ये पूरी प्रोसेस करनी है, लूप बनाना है, मतलब जहां से लूप बनाया वो लूप बना के फिर हम लोग ऐड करेंगे, के को जोड़ेंगे घटाएंगे, वो करना है। बट अगर हमारी सर एक पॉइंट इसमें यहाँ समझ में नहीं आया सर, आपने माइनस यहाँ पे जो 8 और 2 की वैल्यू थी उसमें 2 ली थी आपने। कहाँ पे, हाँ इस पे सर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस हो गई थी, यहाँ पे 0 हो गई थी, यहाँ पे प्लस हो गया था, और ये 18 में माइनस करते हैं तो फिर तो सर नहीं 16 आना चाहिए था ना। नहीं 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 नहीं, ध्यान दो, इसका कलर क्या है, ये रेड कलर का मैंने इसीलिए कर रखा है। हाँ। ये एलोकेशन नहीं है, एलोकेशन किससे है, सारे ऑरेंज कलर से हैं। हाँ सर, यहाँ और पे कोई वो तो एलोकेशन नहीं एलोकेशन है। हमने क्या करा, हमने एलोकेशन को जोड़ा घटाया है। तो फिर सर 2 कैसे आया सर यहाँ पे? ध्यान नहीं दिया आपने, देखो हमने जब लूप बनाया था तो जो लूप में हमारे जो नेगेटिव वाले कॉर्नर्स थे, यानी कि हमारे पास 2 एलोकेशन था और जो 8 एलोकेशन था, इसमें छोटी वैल्यू क्या दिखी, मुझे देखिए इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 2, तो इसलिए मैंने माना के को 2 मान लिया। तो मैंने क्या करा, के को मैंने जहां जहां मेरा प्लस कॉर्नर था वहां मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा कोई एलोकेशन नहीं था तो मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा 8 था तो मैंने 8 को माइनस किया है, वहां पे कोई एलोकेशन था ही नहीं ना, जैसे यहाँ पे ब्लैंक है। हाँ वहाँ पे सर खाली 0 था, मतलब 0 था तो +2 हो गया वहाँ पे। +2 हो गया बस, अब ये है। ओके सर। ऐसे ही देखो मेरा जो यहाँ पे था 2 था तो 2 - 2, अब कुछ नहीं रह गया, यहाँ पे खत्म हो गया लोकेशन। तो मैंने फर्दर फिर यहाँ पे डीआईजे निकाला है, देखो मैंने फर्दर फिर यहाँ पे डीआईजे निकाला है, क्या आया वो 40। सर अगर हम लूप सर ऐसे ले जाते सर, इधर 2 के बाद 7 फिर इधर 12 फिर ऐसे भी बना सकते हैं सर लूप? मैंने बताया था जितने पॉसिबल ऑप्शन थे, बताओ आप क्या बता रहे हो। सर आपने ये बताया पहले 8 पे जाएंगे फिर 10 पे फिर ऐसे जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 2 पे जाएंगे। हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, बट लूप होना चाहिए क्लोज आपका, ये कंडीशन है। जैसे मैं यहाँ से गया तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे मान सकते हो, आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए और फिर आप यहाँ पे आ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे क्लॉकवाइज बनाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, बट कंडीशन यही है कि लूप आपका होना चाहिए हमेशा क्लोज्ड, यानी जहां से आपने स्टार्ट किया है आपको वहीं पर आना है। अब जिसके कुछ रूल्स है, जो नियम है, वो मैंने सारे दे रखे हैं नोट्स में, आपको मैंने पढ़ के नहीं सुना है क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होता। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन दे दीजिए घर के लिए, इसमें कर लेंगे सर एक बार। हाँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन जो है आपको देखो, मैंने सारे जो नोट्स है ये सारे मैंने यहाँ पे दे रखे, सब कुछ लिखा है इसमें, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कैसे लूप बनाते हैं, देखो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। क्लोज पाथ लूप बनाने के क्या रूल्स है, क्या कंडीशन, सब कुछ दे रखी है एज इट इज। ठीक है ना, सारे प्रॉपर्टीज लूप में सब दी हुई है। अब ये पढ़ लेना, अब ये आपका काम पढ़ने का है। क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन ये है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है वैम से। ठीक है भाई,
इसी में फोटो डाल दे रहा हूँ ग्रुप पे। इसको आपको सॉल्व करना है वैन से, फिर आपको लगाना है इसमें मोदी मेथड लगाना है, और मुझे बताना है कि कितना आपका सोल्यूशन मॉडिफाइड हुआ। ठीक है भाई? ओके सर। ये मैं डाल दे रहा हूँ ग्रुप पे आपके अभी हाथ के हाथ। 5C ये रहा। ठीक है भाई? ये क्वेश्चन अभी क्लास में देखो डाल दिया मैंने। अब सब बच्चों जो भी क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो, वीडियो देखो, मैं डाल रखा है। वीडियो देख के क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले वैम से सॉल्व करो, फिर जो है आप इसको सॉल्व करिए मोदी मेथड से, और बताइए कितना सोल्यूशन आपका इंप्रूव हुआ। ठीक है भाई? तो क्लास पे यही ओवर करते, कुछ और डाउट पूछ लो अगर कोई दिक्कत हो तो। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। कल मिलते हैं क्लास में, ठीक है? थैंक यू सर। Thank you, sir.